नमस्कार। ओपिनियन अड्डा में आज की इस बातचीत, इस अड्डा में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत-बहुत स्वागत। साथियों, चारों तरफ चुनाव का माहौल है। चाहे आप मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स को देखें, टेलीविज़न, अखबार, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म या आप आम लोगों के बीच देखें, चाहे बाज़ार में, नुक्कड़ पे, घरों में, मोहल्लों में, हर तरफ चर्चा यही चल रही है कि चुनाव में क्या हो रहा है, क्या मुद्दे हैं जो ज़्यादा बड़े मुद्दे हैं, कौन आगे है कैंडिडेट, कौन पीछे है, कौन-सी पार्टी का पलड़ा भारी है, कौन पिछड़ रही है। इन सारी चर्चाओं के बीच ये बहुत स्वाभाविक है साथियों, क्योंकि हम और आप अपना सांसद चुन रहे हैं और इसी के साथ इन सांसदों के मार्फत हम अगले 5 साल के लिए देश की सरकार को भी चुनने वाले हैं। तो भारतीयों का इस चुनाव में दिलचस्पी लेना तो स्वाभाविक है, समझ में आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारा पड़ोसी देश चीन भी हमारी ही तरह इन चुनावों पर उतनी ही पैनी नजर रखे हुए है। अंतर केवल इतना है कि हम तो अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए चुनाव में दिलचस्पी ले रहे हैं, लेकिन चीन की दिलचस्पी ये है कि चुनावों के माध्यम से, चुनावों के जरिए हमारे देश की ताकत को कैसे कम किया जाए, देश की राजनीति, देश के चुनावों में कैसे दखल दिया जाए, ताकि हमारे देश के हालात डिस्टेबलाइज हो सके, अस्थिर हो सके और इसका फायदा अन्य देशों को, खास करके चीन को मिल सके। और एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ये जो चीन की टेढ़ी नजर है हमारे चुनावों पर, यह साथियों केवल भारत तक सीमित नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि चीन अपने मार्केट, अपनी इंटेलिजेंस, हर तरह से अपना वर्चस्व पूरे सभी कॉन्टिनेंट्स में फैला कर रखा है और इसको बढ़ाना चाहता है। और ये वर्ष जो है 2024, ये पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा वर्ष है जब कई देशों में, अलग अलग महत्वपूर्ण देशों में बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहे हैं इस साल के अंत तक। और एक ताजा स्टडी से यह पता चला है कि इन तमाम चुनावों में किसी न किसी रूप में चीन अपना दखल रखना चाह रहा है और कोशिश कर रहा है चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की। तो आखिर ये जो चीन की कोशिश है, ये टेढ़ी, ये नापाक कोशिश, ये कैसे हो सकती है, क्या तरीके हैं, क्या हमें भारतीय होने के नाते चिंतित होने की जरूरत है और हम इसमें क्या कर सकते हैं इस कोशिश को नाकाम करने के लिए आम नागरिक के नाते। ये तमाम कुछ प्रश्न हैं जिन पर हम थोड़ा-थोड़ा रोशनी डालेंगे आज की इस बहुत ही खास बातचीत में। और इन सब विषयों को ज्यादा अच्छे से समझने के लिए और विचारों के आदान-प्रदान के लिए आज इन्हीं सब्जेक्ट्स, इंटरनल सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस और इस तरह के मुद्दों पर लगातार रिपोर्टिंग कर रहे, विश्लेषण कर रहे सालों से हमारे मित्र, हमारे साथी नीरज राजपूत आज अड्डा पर आए हैं। नीरज, थैंक यू। आप अड्डा पर आए, आपका बहुत स्वागत है। हम नियमित रूप से अड्डा पर अपने मित्रों को बुलाते हैं अलग-अलग विषयों पर बात करने के लिए। आपके लिए बहुत पहला मौका है, इसलिए बहुत-बहुत स्वागत आपका। और हम चाहेंगे आप लगातार इस अड्डा का आनंद लें, हमसे जुड़ते रहें। आज के विषय पर आती हूँ नीरज, जो मैंने कहा। सबसे पहले तो स्मिता जी, मैं बता दूं कि मैं अड्डा का आपका जो है रेगुलर व्यूअर हूं और मैं देखता हूं इसको, और बहुत अच्छी डिबेट जो आपकी, जो जितनी भी स्पीकर आते हैं, खुद आप इतनी अच्छी वक्ता है, मैं बिल्कुल सुनता हूं और इलेक्शन से रिलेटेड तो बहुत खास तौर से सुनता हूं। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। ये मेरा सौभाग्य है कि आपके अड्डा पे जुड़ने के लिए। थैंक यू नीरज। और हम भी जब से आपने, पहले मैं टेलीविजन पर आपकी न्यूज स्टोरीज को देखा करती थी, फॉलो करती थी, हमारी चर्चाएं भी हुई हैं आपकी खबरों पे, लेकिन खास तौर पे जब से आपने फाइनल असॉल्ट प्लेटफॉर्म के जरिए देश की सुरक्षा को बिल्कुल एक प्राथमिकता पे रखा है और इंटरनल सिक्योरिटी, टेरर और इससे जुड़े जो तमाम मुद्दे हैं उस पर जो आप एकदम तुरंत, कोई भी विषय जब मुद्दा होता है तो तुरंत उस पर अपना विश्लेषण करते हैं और गहराई से करते हैं। तो हम लगातार आपको फॉलो करते रहे हैं, मित्रों से उस पर चर्चा करते रहे हैं। आज के विषय पर आना चाहूंगी नीरज, जो मैंने कहा कि चीन की टेढ़ी नजर हमारे चुनावों पे है, ये आपकी जानकारी के हिसाब से जो ताजा खबरें आई हैं, ये कितना गंभीर है? या यूं कहें कि पूरी दुनिया में जो चीन अलग-अलग देशों के चुनाव में इंटरफेयर करना चाह रहा है, ये कैसे होता है ये? देखिए स्मिता जी, हम लोग सबसे पहले भारत के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ इलेक्शन इस वक्त चल रहे हैं 2024 के, बहुत ही क्रूशियल इलेक्शन इस बार ये भारत के लिए है और पूरी दुनिया के लिए। पूरी दुनिया की नजर इस इलेक्शन के ऊपर है कि इसमें आखिरकार कौन जीतने वाला है। क्योंकि अगर हम लोग देखें कि जो पिछले 2 इलेक्शंस हुए, उसमें हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो बीजेपी की बहुत बड़ी जीत हुई है, विजय हासिल हुई है। और उनकी जीत से हुआ ये कि भारत में जो अस्थिरता का माहौल बना रहता था, खासतौर से पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल डोमेन में जो रहता था, वो स्थिरता यहाँ पर आई है, भारत में आई है। और उससे हुआ ये है कि भारत जो है एक उभरती हुई ग्लोबल पावर के तौर पर जो है दुनिया में उभर कर सामने आया है। अब इससे कुछ देश तो जो है बहुत उनको अच्छा लगता है कि भारत एक उभरती हुई सुपर पावर है, एशिया में एक रीजनल सुपर पावर बनती हुई आ रही है।
लेकिन इसके इधर दूसरे जो कंट्रीज हैं एशिया की, जो खुद को अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम जो सुपर पावर घोषित कर चुके हैं, कर रहे हैं, उनको ये बात खटक नहीं रही है। और बिल्कुल ठीक कहा आपने, चीन क्योंकि एक उभरती हुई सुपर पावर है, वो कतई नहीं चाहता है कि भारत एक ग्लोबल सुपर पावर बने, यहाँ पर उसको कोई टक्कर देने वाला हो, क्योंकि हम लोग दोनों ही नेबरिंग कंट्रीज हैं हम लोग उसकी, और हमारी करीब करीब 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा हमारी उनके साथ लगी हुई है, जिसको लेकर विवाद हमारा है। तो अब चीन क्या करता था, अगर हम लोग पहले की बात करें, 2013 की थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएंगे तो वो हमारे बॉर्डर पर आते थे, घुसपैठ करते थे, और अगर हमारे से पेट्रोलिंग के लिए थोड़ा आगे आते थे तो वो लाउड स्पीकर पर आकर जो है चिल्लाते थे कि आप वापस चले जाइए, पीछे चले जाइए, नहीं तो हम आपको 1962 की याद आपको दिला देंगे, आपकी हालत वही कर देंगे जो 1962 में हमने की। अब हुआ ये कि ये अब पिछले 5-6 साल से, जब से 2017 में सबसे क्रूशियल जो पीरियड था वो 2017 से शुरुआत हुआ, जब डोकलाम में भारत ने जो था चीन को रोक दिया, वहां पर ना केवल रोक दिया, उनको पीछे खदेड़ दिया। उसके बाद से चीन को लगने लगा कि कहीं ना कहीं भारत जो है अब एक जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है, जो मिलिट्री, जो उनकी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी हमारे पास आर्मी है, इसके बावजूद भी हम लोग एक डिफेंसिव रोल में हमेशा रहे थे, ये ऑफेंसिव अब आ गए हैं, ये भूटान में जाकर हमारी सेना को रोक रहे हैं, पीछे खदेड़ रहे हैं हमें यहाँ से, और फिर उसके बाद गलवान घाटी की हिंसा हुई। तो ये बहुत महत्वपूर्ण था। अब इन सब में अगर हम लोग दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजों पर ध्यान दें जो इवेंट्स हुए हैं, उसमें पहली तो ये कि एक अमेरिका की रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि चीन जो है वो भारत के इलेक्शन में इंटरफेरेंस करने की कोशिश कर सकता है, जैसे कि आप ने कहा ये बात, और बिल्कुल ठीक बात है, और कैसे है ये मैं बताऊंगा अभी आपको। दूसरा जो आया कि कुछ दिन पहले, आपको याद होगा, एक पिछले हफ्ते की बात ही है स्मिता जी, अगर राजधानी दिल्ली में एक केस हुआ था कुछ महीने पहले, न्यूज क्लिक नाम की एक पोर्टल का, और उनके जो मालिक हैं, उनके मालिक के खिलाफ जो है दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दायर की है दिल्ली की कोर्ट में, और इसी महीने की जो 31 तारीख को उनके खिलाफ जो है वो आरोप जो है जो प्रूव एक सेकंड के लिए आपको टोकना चाहूंगी, एक सेकंड के लिए टोकना चाहूंगी। जरूर आप न्यूज क्लिक वाले मामले से जो खुलासा आया है, उस केस के इन्वेस्टिगेशन के दौरान दिल्ली पुलिस के पास जो खुलासा हुआ है, उस पर जरूर आपसे और बारीकी से जानना चाहूंगी। लेकिन उसके पहले आपने जो बताया डोकलाम से लेकर उसके बाद की स्थितियां, तो क्या हम इससे ये समझे कि चीन ये चाह रहा है कि मौजूदा जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन भारत में है इस समय, उसमें बदलाव होना चाहिए, यानी एक तरह से नरेंद्र मोदी सरकार का होना चीन के लिए एक परेशानी का कारण बन गया है? देखिए स्मिता जी, हम लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की छवि किस तरह की है, कि स्ट्रॉन्ग लीडर वो हैं, भारत के लिए पूरे आज इस वक्त विश्व के एक ग्लोबल लीडर हैं वो, और उनकी इमेज मानी जाती है कि बहुत स्ट्रांगली वो रिएक्ट करते हैं किसी भी चीजों के लिए, और जैसे उनका कहना है कि हमें छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, वो उनकी जो है पॉलिसी रही है, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ये रही है। तो अब चीन को ये लगता है कि अगर इस बार फिर से बीजेपी यानी कि प्रधानमंत्री मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि भारत की इकोनॉमी हम लोग जानते हैं, जो पिछले 10 सालों में 10वीं से 5वीं पर पहुंच गई, और अब 3-4 साल में ये आप देखना कि तीसरे नंबर पर भी पहुंच जाएगी। तो अगर आपकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी तो आपकी मिलिट्री पर बहुत असर पड़ता है, क्योंकि जब आपकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग नहीं रहती है तो आपकी मिलिट्री जानबूझकर भी, आज पाकिस्तान के क्यों डरता है, क्योंकि उसके पास इकोनॉमी नहीं है। उनके जो टैंक्स है उनके पास, जो अमेरिका ने दिए थे उनको 80-90 के दशक में, उनका टैंक तेल ही नहीं है उनके पास चलाने के लिए, इसलिए आपने देखा कि 2021 में पाकिस्तान में ये तो चीन की स्ट्रेटेजी हुई, ये बात तो समझ में आती है, चलिए। लेकिन एक बात है कि भारत में कौन सी सरकार आएगी नहीं आएगी, ये तो भारत का मतदाता तय करेगा। कोई विदेशी ताकत के पास ऐसे कौन से टूल्स हैं, कौन सी ऐसी उसके पास तरीके हैं कि वो उसे लगता है कि वो चुनाव की प्रक्रिया में कोई असर कर सकता है या नतीजों को पलट सकता है? बिल्कुल। देखिए स्मिता जी, पहले जब इंटरनेट का ज़माना नहीं था तो बहुत मुश्किल होती थी ये सब चीज़ें, लेकिन इंटरनेट के आने से इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है। एक कह सकते हैं पैराडाइम शिफ्ट आ गया इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में। अभी पिछले 22 से 23 अप्रैल को ही खुद शी जिनपिंग जो चीन के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने अपने देश की एक नई इन्फॉर्मेशन फोर्स खड़ी की है। पहले इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर उनका माना जाता है बहुत इंपॉर्टेंट टूल, हथियार की तरह, लेकिन एक अलग फोर्स क्रिएट कर देना उसको, और उसमें कह देना कि हमें जो जीत हासिल करनी है वो हमें हासिल करनी है इस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर के जरिए। अब इस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर के जरिए वो क्या करते हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल, एआई का इस्तेमाल किया जाता है। अब वो करते क्या, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। अभी कुछ दिन पहले एक खबर आई कि जो चीन का जो बॉर्डर है एलएसी, जो पूर्वी लद्दाख में, वहां पर जो हमारे परमवीर चक्र विजेता थे 1962 के युद्ध के, उनका जो मेमोरियल तोड़ दिया गया। ये इस तरह की खबरें जो है ये प्लांट की जाती है खास तौर से ये दिखाने के लिए कि देखिए जो आपकी जो सरकार है, जिसको आप बहुत स्ट्रांग कह रहे हैं, जिसके बारे में कह रहे हैं कि गलवान घाटी में इन्होंने खदेड़ दिया, चीन को पिटाई कर दी, उनकी 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 सरकार के रहते हुए ये मेमोरियल तोड़ दिया गया। तो एक नैरेटिव बनने की कोशिश होती है कि वाकई में चीन जो है बहुत एक पावरफुल कंट्री है, उनकी आर्मी बहुत पावरफुल है, वाकई में उनकी आर्मी बहुत बड़ी है, लेकिन बड़ी होने से इसमें कभी कोई असर नहीं पड़ता है छोटी या बड़ी सेना से। तो उसमें जो है उन्होंने इस तरह का नैरेटिव को सेट किया जाता है। उसमें क्या होने लगता है कि हमारे ये देश के जो लोग हैं, हमारी देश की जो मीडिया, वो इन्फ्लुएंस हो जाती है, और वो क्या सोचने लगती है कि हमारी जो सरकार है, हमारी जो सेना है, वो इतनी इस कंट्री के अगेंस्ट में स्ट्रांग नहीं है, कमजोर है, तो वो चाहेगी कि भाई और हम लड़ाई ना हो जानते हैं नीरज कि जब तक एक सच्चाई सामने आए तब तक झूठ जो है वो पूरी दुनिया का कहा जाता है कि चक्कर लगाकर आ जाता है। तो शायद ये परेशानी है, और ये आम एक मानवीय स्वभाव, एक ह्यूमन टेंडेंसी, हम और आप भी इसके शिकार हैं कि आमतौर पे जब हम मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई समाचार देखते हैं तो हम आसानी से उसको सच ही मानते हैं, सीधे सीधे हम उस पर शक नहीं करते। जब तक उसमें कोई ऐसी बात सामने ना आए तो हम आमतौर पर उसको हम सच मानकर ही देखते हैं या पढ़ते हैं।
तो क्या आपकी नजर में कोई और एक दो ऐसे उदाहरण हो सकते हैं पिछले दिनों में नीरज, जैसे आपने बताया परमवीर चक्र विजेता की मूर्ति को क्षति पहुंचाने वाला जी, वो आया था, मेमोरियल को तोड़ने की बात की। मेमोरियल को क्षति पहुंचाने का। क्या कुछ और हाल के समय में कुछ एक दो और घटनाक्रम कुछ ऐसे हैं आपकी नजर में जिसके पीछे कोई शरारत हो सकती है इंटरनेट के बिल्कुल। माध्यम से अभी चीन या कल 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 ऐसी? कल का ही मैं आपको कल का ही एग्ज़ाम्पल देता हूँ, बहुत क्लासिकल एग्ज़ाम्पल। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ स्मिता जी, अगर चीन को लगता है या किसी भी कंट्री को एक्स वाई ज़ेड कोई भी बड़ी कंट्री उसको लगता है कि इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर में या आज के समय में हम इंडिया पर हावी हो जाएँगे, तो इंडिया का खुद का अपना इन्फॉर्मेशन जो वॉरफेयर है बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है। हम लोग जानते हैं उसको। कल का एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एक एक वीडियो था जिसमें सेना के कुछ जवान थे, वो वोटिंग के लिए जा रहे थे, उनके ट्रक खड़े हुए हैं और एक बंदा, एक आदमी जो है पोलिंग एजेंट, वो आके कह रहा है कि नहीं देखिए ये सेना वाले हैं, आर्मी के जवान जो है वो वोटिंग करा रहे हैं अंदर पोलिंग बूथ में जाके। मैंने खुद वो रिपोर्टिंग की, 2019 का वो वीडियो था, उस 2019 के इलेक्शन का वीडियो था, वो जबलपुर का था। खुद इलेक्शन कमीशन ने इस बात की अरेंजमेंट किए थे 2019 में कि जो सेना के जवान है, क्योंकि उनकी पोस्टिंग इस तरह की जगह पे होती है कि वो पोलिंग करने जाए, उनके साथ-साथ उनके परिवार भी जाएँ, क्योंकि रेजिमेंटल सेंटर्स में, पीस सेंटर्स में उनकी फैमिलीज़ भी साथ में रहती है। तो हुआ ये कि ट्रक में सैनिक और जो सिविलियन, मतलब यानी कि उनके परिवार के लोग होंगे, जवानों के, उनके बच्चे होंगे, बेटा-बेटी या उनकी पत्नियाँ थी उनमें। उन्होंने उनको कहना स्टार्ट कर दिया कि जो सेना के लोग हैं बाहर से फर्जी वोटिंग कराने के लिए आ रहे हैं। तो ये एकदम तुरंत ये वीडियो कल फिर से शेयर किया गया और काफ़ी प्रोमिनेंट लोगों ने शेयर किया इस वीडियो को। तो उनका कहना था कि देखिए सेना वाले जो है इंटरफेरेंस कर रहे हैं हमारे इलेक्शन में और डेमोक्रेसी में। जबकि हम लोग जानते हैं कि भारत की जो सेना है बहुत अपॉलिटिकल, गैर राजनीतिक एक संस्था जो है वो हमारी भारतीय सेना है। तो जैसे ही लेकिन अब नजर हमारी भी रहती है, हमारी यानी हमारी सेना की भी नजर रहती है, उनकी भी जो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर विंग्स है वो नजर रखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि आखिरकार कौन सा वीडियो जो है सेना के अगेंस्ट में आ रहा है, या प्रोपेगेंडा के अगेंस्ट तो ठीक है, लेकिन प्रोपेगेंडा नहीं किया जाना चाहिए, सेना के खिलाफ करना चाहिए। उन्होंने तुरंत जो है उसको वहीं पर ब्लॉक किया, वहां पर उन्होंने कहा, और जितनी भी जानकारी थी उन्होंने बताई कि ये पहले 2019 का। तो मैंने जैसे वीडियो तो देखा मैं क्या खुद जान गया कि बिल्कुल, मैंने खुद अगर अगर बिल्कुल पूरी तरह नहीं लेकिन काफ़ी हद तक क्या उनकी ओर से फैलाए जा रहे प्रोपेगेंडा को हम उचित समय पे काउंटर कर पा रहे हैं नीरज? क्योंकि कई बार क्या होता है कि प्रोपेगेंडा बाहर आ तो जाता है उसकी सच्चाई, लेकिन अगर वो देर से आया, तो बाय दैट टाइम डैमेज इज़ डन। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि जो जिस आदमी ने पहली बार वो वीडियो देखा होगा, उसको ये समझ में आएगा कि हाँ, सेना के जवान ये कर रहे हैं। उसकी जो क्लैरिफ़िकेशन जो आया बाद में, उसमें जो हम लोगों ने बताया कि नहीं-नहीं ये पुराना वीडियो है, इसमें इलेक्शन कमीशन ने ही कहा था कि आप अरेंजमेंट किया था उन्होंने कि पोलिंग बूथ बनाए गए थे कि आप जाइए वहाँ पर जाकर वोट डलवा सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। तो काफ़ी देर हो जाती है, लेकिन लेकिन फिर भी एक चेक तो हम लोगों ने किया, 24 घंटे के अंदर ही अंदर हम लोग को चेक कर दिया, इससे कि पहले कि वो वायरल होता। और जो प्रोमिनेंट लोग थे, जो ब्लू टिक वाले जो लोग थे, उनको वो वीडियो डिलीट करना पड़ा, अपनी टाइमलाइन से करना पड़ा। मैंने खुद देखा है वो वीडियो। तो इस तरह से हम लोग रोक सकते हैं। तो ये दरअसल आप स्मिता जी ये कॉग्निटिव वॉरफेयर का नतीजा है चीन की। कॉग्निटिव वॉरफेयर यानी कि आप जो है किसी भी दुश्मन देश के लोगों को आप इन्फ्लुएंस करें, उनको उनके माइंड को इन्फ्लुएंस करें, रैशनैलिटी ना आने दें उनको, वो सोचे ना कि किसी भी तरीके से कि क्या ये सही है, गलत है, वो मान ले उसी को। यही इसका तरीका है इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर का। चलिए, आप बता रहे थे कि ये न्यूज़ क्लिक के मामले में प्रवीर पुरकायस्थ और उनकी टीम के साथ किस तरह से उनकी फंडिंग में और अन्य चीज़ों में चीन का उसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है, रहा है। और ये जी। जो जांच स्पेशल सेल की ओर से चल रही है, उसमें जो अब चार्जशीट, एक शुरुआती चार्जशीट तैयार की गई है, वो जो खबर आई है, उसमें कैसे ये क्या मोडस ऑपरेंडाई कैसे करते हैं कि किसी खबरों के प्लेटफॉर्म को, किसी न्यूज़ प्लेटफॉर्म को कैसे एक जरिया बनाया जा सकता है देश में किसी मुद्दे को लेकर डाउट पैदा करना लोगों के मन में या उथल-पुथल पैदा करना। बिल्कुल, मैंने जो चार्जशीट के बारे में जो पढ़ा मैंने उसमें ख़ास तौर से जो दिल्ली पुलिस ने काफ़ी ज़्यादा स्टडी करने के बाद वो चार्जशीट मुझे ऐसा लगता है कि दायर की है कोर्ट में की, क्योंकि उन्होंने जो वर्ड्स इस्तेमाल किए कि जो थर्ड वर्ल्ड वॉर है, जो तीसरा विश्व युद्ध है, वो कोई युद्ध जंग के मैदान में नहीं लड़ा जाएगा, वो गुरिल्ला इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है। उन्होंने इसका इस्तेमाल हाँ, किया। यानी कि अब जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, उनको इस बात का इल्म है कि किस तरह से जो मीडिया को इस्तेमाल किया जा सकता है, यूज़ और मिसयूज़ जिसके बारे में हम लोग कहते हैं, वो किया जा रहा है और हमारी जो दुश्मन देश है, उनके ज़रिए किया जा रहा है। ये न्यूज़ क्लिक के बारे में हमें जो जानकारी मिली है कि इसको यूएस की फंडिंग होती थी, यूएस से, और यूएस से में जो जहाँ पर इसकी जो मेन जो पैरेंट कंपनी थी, उस पैरेंट कंपनी को चाइना के जो डीप स्टेट है, वहाँ से उसकी फंडिंग हो रही है। तो देखिए अब डायरेक्ट नहीं, वो इंडिया में नहीं कर रहे डायरेक्ट फंडिंग। उनको पता है कि जैसे ही इंडिया में डायरेक्ट फंडिंग करेंगे तो पकड़े जाएँगे। तो उन्होंने क्या किया, एक श्रीलंका का कोई एक नागरिक है, उसकी एक बहुत बड़ी कंपनी है। उस कंपनी के में इन्वेस्ट किया। वो कंपनी जो है यहाँ इंडिया में इस पोर्टल में इन्वेस्ट कर रही है, और ये क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, इनको कहते हैं जो इनके जो एडिटर्स होंगे या संपादक जो रहे होंगे या रिपोर्टर्स को, कि आप इस टॉपिक पर इस पर लिखिए। जैसे मैंने बताया ये मेमोरियल की बात, ये मेमोरियल की जैसी मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ कि इस मेमोरियल के बारे में कहेंगे, इस पर आर्टिकल लिखो कि क्या वाकई में तोड़ा गया या नहीं तोड़ा गया, चाहे जब कोई खबर है नहीं उसमें, लेकिन वो कहेंगे कि इस पर लिखिए। तो फिर आप जाएंगे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आर्मी के पास जाएंगे, तो आर्मी को बताना ही पड़ेगा कि हाँ नहीं ऐसे नहीं, ऐसे अगर वो सही भी कहेंगे तब भी वो न्यूज के माध्यम से उसको प्रेजेंट करेंगे उसको वहां पर। तो इससे इन्फ्लुएंस होता है, इसलिए ये जो गुरिल्ला इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है, इसीलिए हम समझ नहीं पाते हैं कि हो क्या रहा है ये दरअसल, और इसमें ट्रैप में फंसने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। मेरा सवाल, मुझे मेरे मन में जो बात आ रही है
कि आपने जो कहा कि आर्मी वाले कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल उचित समय रहते जितना हो सके इस प्रोपेगेंडा को काउंटर करें। खास करके देश की एकता हमारे जो मेरा ये ऑब्जर्वेशन रहा है नीरज, कि आम तौर पे जैसे आपने आर्मी को लेकर बात कही, ये मुद्दे भी वो प्रयास करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ऐसे छोटे-छोटे क्लिप्स और ऐसी चीज़ें जो है बहुत तेज़ी से वायरल हो जाती हैं और फिर एकदम से वो एक नैरेटिव खड़ा करने का उसमें एक पोटेंशियल होता है, संभावना होती है और फिर कुछ लोग ज़ाहिर है ऐसे हैं जो फिर इसको एक खबर का रूप देके एक मुद्दे को और बड़ा बनाते हैं। लेकिन मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि इन चीज़ों ऐसी चीज़ें करने के अलावा कहीं न कहीं हमारे जो सामाजिक फॉल्ट लाइन्स हैं और भारत चूँकि उस तरह का देश है जहाँ बहुत दर्जनों विविधताएँ हैं। भाषा के स्तर पे विविधता है, देश में अलग-अलग इलाके के अलग-अलग कल्चर्स हैं, अलग-अलग रहन-सहन है। जाति का भी एक एलिमेंट है, बहुत से धर्म यहाँ मिलकर रह रहे हैं। अब हम कोई वैसे देश में तो रहते नहीं है जहाँ केवल एक ऑफिशियल रिलिजन हो और बाकियों के कोई अधिकार ना हो। तो भारत जैसे देश में जहाँ कास्ट, रीजनल, रिलिजियस और इस कल्चरल बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं। ऐसे में क्या होता है कि सोशल रिलीजियस इन फॉल्ट लाइन्स को टारगेट करके बहुत आसानी से समाज में एक तनाव, एक भेद पैदा किया जा सकता है। और हम और आप देख चुके हैं कि कई सारे पिछले सालों में कई ऐसी कोशिशें हुई हैं। ऐसे अटेम्प्ट्स हुए हैं कि भारत में फॉल्ट लाइन्स का फायदा उठा करके कुछ ऐसा एक सामाजिक परिवेश बनाया जाए। तो मैं कभी-कभी ये सोचती हूँ कि जब तक हमारे जो स्ट्रैटेजी और इंफॉर्मेशन वॉर को देखने वाले हमारे जो अधिकारी हैं, जो हमारे स्ट्रैटेजिस्ट्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, जब तक वो इस प्रोपेगेंडा किसी भी प्रोपेगेंडा को समय पे वो काउंटर करें, एक आम जो न्यूज़ कंज्यूमर है, एक आम भारतीय जो है, जो टेलीविज़न, अखबार, डिजिटल के माध्यम से खबरें पढ़ता है, उन पर सोचता है, वो कैसे किस तरह से हम सतर्क हो सकते हैं कि जब कोई इस तरह का प्रयास कर रहा हो, तो हम एकदम से उसके ट्रैप में ना आएँ और थोड़ा हम उसको बढ़ाने में कोई कंट्रीब्यूट ना करें, उसको आगे बिल्कुल। फैलाने में। आपको क्या लगता है नीरज जी? देखिए, इस तरह की अगर हम लोग इस तरह की वीडियोज़ जैसे आते हैं, व्हाट्सएप अगर आते हैं, तो उसको फॉरवर्ड हम लोग कहते हैं कि फॉरवर्ड ना किया जाए। ग्रुप्स में खास तौर से ना करें। अगर करना भी है तो इंडिविजुअल को किसी को करें और उससे पूछें कि क्या वाक़ई में इस तरह से हो सकता है? उससे जुड़े हुए लोगों से कर सकते हैं। और जहाँ तक सोशल मीडिया की बात है, जहाँ तक मैंने देखा, मैंने ऑब्ज़र्व किया बहुत सोशल मीडिया को स्टडी करके, कि जैसे ही कोई इस तरह का कोई वीडियो डालता है, तो आप खाली उस वीडियो को ना देखें, जिसने ये पोस्ट किया है। उसके नीचे आप टाइमलाइन पे देखिए, उसमें क्या कमेंट्स लोगों ने किए हैं। उससे आपको बहुत आइडिया हो जाता है कि क्या वाक़ई में ये सही वीडियो है या नहीं वीडियो है। जैसे ही वो कल वाला जो वीडियो जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे ही डाला, उसमें नीचे के लोगों ने स्टार्ट कर दिया कमेंट करना कि नहीं ये वीडियो 2019 का था। तो आप नीचे देखेंगे तो आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि ये गलत वीडियो है इसको। तो खाली आप उस पोस्ट को ना देखें, उसके नीचे जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं, उनको भी एक बार ज़रूर देखें। जब भी आपके मन में थोड़ा-सा भी शक हो कि ये सही नहीं हो सकता वीडियो, तो मैं वही करता हूँ। मैं नीचे वीडियो में देखता हूँ कि क्या वाक़ई में ये वीडियो इस तरह का है और उससे बहुत कई बार आइडिया मिल जाता है कि नहीं ये गलत वीडियो है ये। और फिर मैं वापस जो भी अथॉरिटीज़ होती हैं उनसे पूछता हूँ कि क्या वाक़ई में, तो फिर वो एकदम साफ हो जाता है कि नहीं। और बिल्कुल अब तो पीआईबी की फैक्ट चेक भी एक संस्था है। उन्होंने अपना खुद का नंबर भी जी। दिया हुआ है उन्होंने और मेल भी दिया हुआ है कि आपको अगर कोई भी वीडियो किसी भी तरह का, इवन व्हाट्सएप पर भी अगर कोई आपको खबर लगती है कि गलत हो सकती है, झूठी हो सकती है, उसके बारे में आप उनसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। उनके पास ऐसे सक्षम ऑफिसर्स हैं जो इस चीज़ को क्रॉस चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं। हर डिपार्टमेंट के साथ उनका कनेक्शन है, लिंक है, तो उससे हम लोग वेरीफाई कर सकते पत्रकार साथियों के लिए आप क्या कहेंगे? हम और आप जैसे रिपोर्टर्स और जर्नलिस्ट जिनके पास समाचार आते हैं, हम सबके अंदर ये एक ललक होती है कि कोई जानकारी जो देखने में, सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है, उसको हम ज़रूर लिखें, एक अच्छी खबर बने। लेकिन कई बार कहीं न कहीं पत्रकार भी अब जैसे न्यूज़ क्लिक का मामला है, ये तो एक स्ट्रक्चर्ड एक तरह का हैं। मामला नज़र आता है अब तक, हालाँकि मामला अदालत में विचाराधीन है, लेकिन अभी तक जो बातें सामने आई हैं प्राइमा फेसी जाँच में, बिल्कुल। जी हाँ, प्राइमा फेशिये है। लेकिन जो एक आम साधारण रिपोर्टर है, जो किसी तरह के ऐसे स्ट्रक्चर्ड कैंपेन का हिस्सा नहीं है, कभी-कभार वो भी चाहे ना चाहे, इस तरह के चीज़ों को बढ़ाने के एक ऐसे समाचार के माध्यम बन जाते हैं, एक जानकारी के अभाव में। तो आप क्या कहेंगे कि हमारे साथ पत्रकार साथी जो हमारे हैं, रिपोर्टर्स हैं, उनको कैसी सावधानी ऐसे मुद्दों पर जब कोई जानकारी आए, तो क्या करना चाहिए? बहुत बहुत रिलेवेंट सवाल है स्मिता जी ये वाला जो है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है मीडिया में खास तौर से पहले जब न्यूज़ चैनल्स आए थे तो बहुत एक तुरंत खबर देने की एक रहती थी, ब्रेकिंग न्यूज़ जिसको हम लोग बोलते थे कि ब्रेकिंग न्यूज़ हम लोगों को देनी थी, वो जल्दबाजी होती थी, जल्दी देनी थी और कभी-कभी क्रॉस चेक नहीं बिल्कुल, भी किया और उसको ऑन एयर कर दिया तो उसमें दिक्कतें आती थी। अब इस ब्रेकिंग न्यूज़ से भी तेज़ ये सोशल मीडिया आ गया है। जब चैनल्स में तो अभी थोड़ा टाइम लगता है कि रिपोर्टर ने कहा, असाइनमेंट से फिर वो जाएगी आउटपुट के पास जाएगी, तब थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जो रिपोर्टर्स हैं वो खुद ही, क्योंकि खुद सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, वो अपनी ही सोशल मीडिया जो अकाउंट्स हैं, चाहे वो ट्विटर हो, एक्स हो या फेसबुक हो। ट्विटर पे हमने देखा है कि बहुत तेज़ी से न्यूज़ जो है आती है, तो रिपोर्टर्स उसपे रख देते हैं, उसको पोस्ट कर देते हैं।
और हमने देखा कि और उसमें बहुत तरीके भी होते हैं करने के कि आपने वो जो आपके पास इन्फॉर्मेशन आई जो अनवेरिफाइड है उसको आपने रखी और उसके बाद कहा कि मोर डिटेल्स अवेटेड। उसमें कहीं न कहीं आप हिस्सा बन जाते हैं, उस चीज़ का हिस्सा बन जाते हैं, जैसे कि आपके पास अनवेरिफाइड है, लेकिन आपने कह दिया कि ये अभी इसमें वर्ज़न देना बाकी है। तो हमें थोड़ा-सा रुकना चाहिए, सोच समझ के करनी बिल्कुल, चाहिए। अगर जहाँ पर डाउट लगता है बिल्कुल, उस न्यूज़ को हमें इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए जब तक कि हम अथॉरिटी से वेरीफाई ना करते हो। और एक बात तो मैं इस तरह की आपको बता सकता हूँ, चाहे हमारी गवर्नमेंट के लेवल पर भारत में, चाहे फिर हमारी आर्म्ड फोर्सेस की लेवल पर, आज के समय में कोई भी इन्फॉर्मेशन के बारे में अगर कोई भी पूछता है, मुझे नहीं लगता है कि वो कभी कोई छिपाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल साफ तरीके से वो सामने आते हैं और अपना जो उनका अपना पक्ष होता है, उनका साफ कहना है कि हमारा पक्ष अगर आपको देना है, तो हमारा पक्ष ज़रूर साफ रखिए। ऐसा ना करें कि अनवेरिफाइड न्यूज़ को आप पोस्ट करें, किसी भी लेवल पर, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो या सोशल मीडिया हो। बिल्कुल। बहुत ही मुझे लगता है बहुत ही एजुकेटिव, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प बातचीत रही है नीरज आपसे इस सारे मुद्दे पर। बेशक ये मुद्दा आगे भी प्रयास होगा करने का, लेकिन जैसा आपने कहा, सभी लोग चाहे वो मीडिया से जुड़े लोग हों या एक आम भारत का नागरिक हो, जो सोशल मीडिया पर एक्टिव है, वो कहीं न कहीं वो कुछ ऐसा ज़रूर योगदान कर सकता है ताकि इस तरह के जो खतरनाक तिल हमारे साथ होते हैं, उन पर हम उनको कम से कम हम फेल नहीं कर सकते, तो अपनी छोटी-सी योगदान से हम उसको आगे बढ़ाने से रोक सकते हैं। साथियों, अगर आप कौटिल्य अर्थशास्त्र को पढ़ें, तो आप जानेंगे कि प्राचीन काल से हमेशा से एक देश दूसरे देश पर उसकी टेढ़ी नजर रहती है और हमेशा से जो मैदान में युद्ध के मैदान में लड़ाई लड़ी जाती है, उसके साथ-साथ पैरेलल एक इंफॉर्मेशन वॉर का प्रयास होता है। पुराने ज़माने में ये पारंपरिक तरीकों से होता था, अपने लोगों को प्लांट किया जाता था, उनके थ्रू किसी दूसरे सेना के जो कैंप है, तंबू में कोई र्यूमर फैलाया जाता था, कभी बीमारी को लेकर, कभी कुछ। प्रयास शुरू से होते रहे हैं। फ़र्क केवल इतना है कि आज इंटरनेट और प्रचार माध्यमों के चलते ये काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है। आसान। और जैसा हमारी बातचीत में अभी हम चर्चा कर रहे थे, नीरज ने भी बताया, अगर आप एक आम नागरिक हैं, एक आम वोटर हैं और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, एक तरफ हमारे जो इंफॉर्मेशन वॉर को देखने वाले हमारे जो अधिकारी, हमारी जो सेना की टीम है, गृह मंत्रालय की टीम है, सभी जगह वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन आप एक आम नागरिक के रूप में ये छोटा-सा काम कर सकते हैं कि जब आपके पास ऐसा कुछ कोई भी पोस्ट या ऐसी कोई भी जानकारी आए, तो उसे एक ही नज़र देखकर तत्काल आप उसको फॉरवर्ड ना करें, थोड़ा इंतज़ार करें। हो सकता है वो गलत साबित हो सकता है उसमें आधी जानकारी हो और कई बार आधी जानकारी ज़्यादा खतरनाक साबित होती है। हो सकता है वो हमारे देश के हित में ना हो उस बात को, हमारे समाज के हित में ना हो। तो थोड़ा-सा इंतज़ार करें, एक बार चेक करके देखें और अब कई सारे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, पीआईबी का फैक्ट चेक है और भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जहाँ आप उसको तुरंत फ्लैग कर सकते हैं। ये अगर आपकी नज़र में कोई ऐसी पोस्ट आती है और ये देखा जाएगा कि क्या वो वाक़ई ऑथेंटिक है या नहीं है। क्योंकि साथियों, इस पूरे चर्चा का निचोड़ जो निकला वो ये है कि हम सबको याद रखना चाहिए कि हमारे देश का चुनाव केवल हमारे मतदाता का अधिकार है, उस चुनाव का फैसला करने का। हमारे और आपके सिवा ये अधिकार किसी और के पास नहीं है कि वो इस देश के चुनाव में किसी तरह की भूमिका अदा करे। इसी विचार के साथ आज के इस अड्डा को हम विराम देंगे, लेकिन आप सब हमारे साथ लगातार जुड़ते रहे हैं। जैसा मैं पहले भी कहती हूँ, अड्डा पे आते रहिए, अपने विषय हमारे साथ उठाइए ताकि उस पर हम चर्चा करें। अकेले मत आइए, अपने साथियों, अपने मित्रों को लेकर आइए ताकि ये अड्डा की संस्कृति चलती रहे, जानकारी का आदान-प्रदान, सोच विचार का आदान-प्रदान चलता रहे। और आज के अड्डा के लिए मैं हमारे मित्र नीरज को खासकर धन्यवाद करना चाहती हूँ थैंक कि यू। इतनी वैल्यूएबल जानकारी हमसे शेयर की। नीरज, हम आपसे फिर संपर्क करेंगे और बिल्कुल, तब तक के बिल्कुल। लिए साथियों, अड्डा की ओर से नमस्कार, बाय-बाय।